गांव में क्या काम मिलता भला। जंगल में इमारती लकड़ियां कट रही थी। चीड़ के बनों में लीसे के कनस्तर भरे जा रहे थे। मैं उन्हें ढोने के काम में लग गया। दुनिया में जो काम और कर सकते हैं उसे मैं क्यों नहीं कर सकता। पता नहीं मेरे मन में यह भाव कैसे जागृत हुआ। मेरे भीतर से लोगों की परवाह करने की प्रवृत्ति छूट गई थी। दिन रात मैं काम पर जुटा रहता, परंतु जो ही पल भर का एकांत आता, शुभ्र नीलाकाश में तैरते अकेले बादल की तरह सामने तुम आ जाती। जिंदगी में जो कुछ छूट जाता है स्वप्नवत होकर, वह दोबारा नहीं मिलता ना। मेरा मन तब भटकने सा लगता, अंधेरे में गंदले पानी में कुछ टटोलने सा लगता, अनायास किसी बर्फीले रेगिस्तान में जैसे कोई नेत्रहीन भटक गया हो, उसी तरह मैं भी कहां कहां नहीं टकरा रहा था। खाइयों में, खंदकों में, कटीली झाड़ियों के अंतहीन विस्तार में। किसी छोटी सी नौकरी के इंटरव्यू के सिलसिले में पढ़ाई छोड़ने के बाद पहली बार नैनीताल जा रहा था। उस दिन विनायक से नैनीताल तक अब मोटर मार्ग बन चुका था, पर मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि बस का किराया चुका सकूं। मैं थका हुआ था लंबे समय से। मेरे सामने से खाली बस कच्ची सड़क पर धूल का गुबार उड़ाकर चली जाती और मैं रुमाल से मुंह झाड़ता हुआ देखता रह जाता। वे दिन रह रह कर याद आते रहे जब नैनीताल में पढ़ा करते थे और अन्य छात्रों के साथ साथ झुंड की शकल में इसी मार्ग से आते जाते थे। किंतु आज सब नया नया सा, अनचिन्हा सा लग रहा था। हाथ से अनायास बहुत कुछ छूट कर किसी अंधेरे में बिखर कर बिला गया है और मैं उसे समेटने का असफल प्रयास कर रहा हूं। यह शायद जून का महीना था, महीने का भी संभवतः अंतिम सप्ताह। लगभग यही 2 दिन थे जब पहली बार यहां आया था। उसी दिन की तरह आज भी लेक ब्रिज पर वैसे ही भीड़ थी। कारें आ जा रही थी। आज भी डोटियाल कुली हाथ में रस्सी और टोकन लिए यात्रियों से भरी बसों की ओर उसी तरह झपट रहे थे जैसे तब झपटा करते थे। वैसे ही औरतों, मर्दों के, बच्चों के रंग बिरंगे गुलदस्ते सड़कों पर हंसते मुस्कुराते चल रहे थे। किंतु मैं खोया खोया सा सब देख रहा था, एकदम तटस्थ सा। मेरे रग रग में बसा यह शहर इतना अजन्मी सा क्यों लग रहा था आज। मुझे एहसास हो रहा था रंच मात्र भी न बदलते हुए यह कहीं कितना अधिक बदल चुका है। कोई भी चेहरा परिचित सा लगता न था, सब अजन्मी से। असल में परिवर्तन कुछ भी न हुआ था शायद, पर तुम यहाँ नहीं थी। अब इसी की कल्पना मात्र से सब कुछ वीरान वीरान सा लगता। तुम्हारे अस्तित्व से जुदा करके इस शहर की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। न गुरखा लाइंस जाने का मन हुआ, न ब्लू कॉटेज की ओर किसी मित्र से मिलने की इच्छा हुई। सबसे अलग अलग सा रहा, बसता कतराता हुआ सा। शाम को कचहरी रोड पर सुहास जैसा कोई आता दिखलाई दिया, कितना लंबा चौड़ा। निकट जाकर मैं उसे पहचानूं इससे पहले ही सुनाई पड़ा, अरे गुरु आप। लपक कर वह मुझसे लिपट पड़ा। भीड़ भरी सड़क पर सबके सामने 1-2 चक्कर घुमाता हुआ बोला, कब आए? कल। कहाँ हो आजकल? अपने ही गांव में। यहाँ कैसे? बस देवर की दौड़ भाभी तक। उसी का पुराना वाक्य दोहराया तो वह कितना खुश हो गया था। अब तक याद है गुरु आपको हमारा ब्रह्मवाक्य, धन्य हो। और वह भी ऊंचे स्वर में फट पड़ा। क्या कर रहे हो आजकल? कुछ रुककर उसने पूछा। कुछ नहीं यार, मक्खियां मार रहे हैं। फिर भी पहले कुछ दिनों तक तो बड़े बड़े पापड़ बेलता रहा। इधर कुछ समय से गांव में प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल खुल गए हैं, उसमें नाम मात्र की मास्टरी कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई का सिलसिला बस वह भी प्राइवेट ही चल रहा है यार। मैं हंस पड़ा। तैयारी होती है तो इम्तिहान दे देता हूँ, नहीं तो टाल जाता हूँ आगे के लिए। कहाँ तक पहुँच गए? बस अंतिम सीढ़ी पार होने वाली है। बहुत खूब गुरु, एक दिन अवश्य तरक्की करेंगे। हाँ, तुम्हारा आशीर्वाद रहा तू। मैं कह ही रहा था कि वह एक धौल जमाता हुआ बोला, खूब कही, क्या खूब। यहाँ कब तक हैं? अभी जल्दी में तो नहीं? उसने कुछ रुककर पूछा। नहीं,
कल सुबह लौटने का इरादा है। मेरी बांह पकड़कर वह चलने लगा। सच गुरु, आप मिल गए तो लग रहा है नैनीताल आना सार्थक रहा। आज मैं आपके ही बारे में सोच रहा था। बजरी वाली सड़क पर हम नीचे उतर रहे थे। जूतों की कर कर की तीखी आवाज आ रही थी। आजकल कहाँ हो? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उसने जेब में से सिगरेट का पैकेट निकालकर मेरी ओर बढ़ाया। लीजिए ना। तनिक संकोच से मैंने हाथ हिलाया। पीता नहीं। पीता नहीं? उसने दोहराया। कब से छोड़ दी? जब से तुम्हारा नैनीताल छूटा यार। यूं ही मैं मुस्कुरा पड़ा। उसी तरह मुस्कुराता हुआ वह बोला, तो यूं कहिए ना, तब से सब कुछ छूट गया। लेक ब्रिज के पास से मेरे मना करने के बावजूद उसने नाव ले ली। कोट को उतारकर बड़े जतन से उसने अपने सामने वाली सजी धजी रेशमी सीट पर रख दिया। उसी के बगल में मुझे भी बिठलाकर स्वयं पतवार चलाने लगा। मैंने भी चलाने का आग्रह किया तो बोला, आप सामने बैठेंगे तो बातें आसानी से हो सकेंगी। आपके 2 रूप देख चुके हैं गुरु। यह तीसरा संतुलित रूप पहली बार ही देख रहा हूँ। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। यूं औरों से भी कुछ कुछ सीखता रहा हूँ। जीवन सीखने के लिए ही तो है। कहता कहता वह कहीं खोसा गया था। डॉक्टर दत्ता कैसे हैं? मुझे सहसा कुछ याद आया। क्यों, आपको पता नहीं क्या? मेरा मुंह आश्चर्य से खुल गया। लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई थी। कैसे? ब्रेन ट्यूमर की सी शिकायत थी। ओह, कितने भले थे बेचारे। तो श्रीमती दत्ता कहाँ हैं अब? चंडीगढ़ चली गई हैं अपने पेरेंट्स के पास। कभी मिली थी? हाँ, एक बार बरेली में चलते चलते भेंट हुई थी। आपको बहुत याद करती थी। आपका सम्मोहन सर्वत्र व्याप्त है गुरु। पिछले महीने अनमेहा मिली थी लखनऊ में। वह भी आपका जिक्र कर रही थी। क्या कर रही है आजकल? वही मेढक चीर रही है बेचारी। 1-2 साल में डॉक्टरनी बन जाएगी। आपकी कृपा से उसका भी जीवन बन गया। नहीं तो मैथ्स में एकदम 0 थी। मेरी क्या कृपा थी यार? कृपा तो तुम्हारी थी, जिसकी बदौलत मुझे 20 रुपये मिल जाते थे और वह पढ़ लेती थी। राक्षसी के पास एक नया नया रेस्तरा खुला था, मेघदूत। सुहास घूमता घामता वहीं ले चला। आपसे प्रेरित होकर मैंने लगभग सारा सत साहित्य पढ़ डाला। सुहास कह रहा था, सिगरेट का छल्ला हवा में उछालता हुआ, मुझे लगता है जीवन में न तो अति संयम आवश्यक है, न अति असंयम। बुद्ध का संतुलित सम्यक सिद्धांत ही मुझे हर समस्या का एकमात्र समाधान नजर आता है। न विरक्ति न आसक्ति, यानी आसक्ति और विरक्ति दोनों साथ साथ। नहीं, न विरक्ति न आसक्ति। वहां हंसने लगा सहसा। छोड़ो भी यार इन बातों को। इतने दिन बाद मिले हो। अच्छा यह बतलाओ, शादी की है या नहीं? हमारी गुरुआइन कैसी है? इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।